प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एचआर सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम, अभिनंदन। हम आज शुरू करेंगे बौद्ध साहित्य। और बौद्ध साहित्य की संभावनाएं मैंने तलाशी हैं, आप लोगों को पसंद आएंगी, आप लोगों को एग्ज़ाम में सपोर्ट करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, संभावना क्या है। जब भी बौद्ध साहित्य से प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें 3-4 संभावनाएं होती हैं। उनके प्रश्न आप लोगों के सामने जब पेश होते हैं एग्जाम्स में, तो 3 संभावनाएं मैं तलाशता हूं उनकी प्रश्नों की। पहली संभावना ये कि वो ये पूछते हैं कि कौन सी भाषा में है या कौन सी शैली में है। दूसरी संभावना ये होती है कि उसका लेखक कौन है। और तीसरी संभावना पॉसिबिलिटीज़ ये है इस यहाँ से प्रश्न बनने की कि इसकी मुख्य घटना क्या है, मुख्य बात क्या लिखी हुई है उस ग्रंथ में, या फिर अगर कोई वर्तमान में चर्चित रहा है तो उसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी संभावनाएं हैं। तो हम उन्हीं संभावनाओं को लेकर आप लोगों को आज पढ़ाएंगे। तो मेरा जो और याद करवाएंगे, पढ़ाएंगे अलग बात है, याद करवाएंगे। एचआर सर की क्लास सिर्फ याद करवाने के लिए। देखिए, बौद्ध साहित्य जो है, पहले तो आप ध्यान में रखें कौन कौन से हैं। महावस्तु, ठीक है, महावस्तु, महाविभाष, महावस्तु है, महाविभाष है, दिव्यावदान है, बुद्धवंश है, दीपवंश है, महावंश है, धम्मपद है। ठीक है, बोलेंगे महावस्तु बौद्ध साहित्य, महाविभाष्य बौद्ध साहित्य, दिव्यावदान बौद्ध साहित्य, दिव्यावदान बौद्ध साहित्य है। इनके साथ बोलेंगे, मेमोरी में उसी साथ फीड होगा ये। क्या बोलेंगे? महावस्तु बौद्ध साहित्य, महाविभाष बौद्ध साहित्य, महावस्तु महाविभाष बौद्ध साहित्य है, दिव्यावदान बौद्ध साहित्य है, बुद्धवंश क्लियर है इससे नाम से, और दीपवंश, दिव्यावदान दीपवंश, दिव्यावदान दीपवंश, महावस्तु महाविभाष। साथ साथ बोलेंगे महावस्तु महाविभाष, जहाँ से बौद्ध साहित्य हैं, जहाँ से जोड़े बनते बढ़िया बना लीजिए याद करने के हिसाब से। महावस्तु महाविभाष, महावस्तु महाविभाष। फिर यहाँ इनका जोड़ा बन रहा है, देखो, दिव्यावदान, दिव्यावदान बन रहा है, दिव्यावदान दीपवंश महावंश और बुद्धवंश। ठीक है, दिव्यावदान दीपवंश महावंश और बुद्धवंश यहाँ आराम से बन रहा है। दिव्यावदान बुद्ध दीप, दिव्यावदान के बाद बोलेंगे दीपवंश, याद करने के हिसाब से। दिव्यावदान दीपवंश महावंश और बुद्धवंश ये किसके हैं? बुद्ध से स्पष्ट हो रहा है, या बोल देंगे बुद्धवंश, बुद्धवंश, दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान ये किसके हैं भाई? बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। फिर धम्मपद, यह भी बौद्ध साहित्य है, धम्मपद बौद्ध साहित्य है। बोल दिया मैंने भाई, धम्मपद बौद्ध साहित्य है। आप भी बोल दो, आप सामने नहीं हो, मेरे उच्चारण कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इंटरेक्शन होना चाहिए मेरा भी। धम्मपद क्या है? बौद्ध साहित्य है। पहली संभावना आपको यही दर्शानी है, यही जुटानी है कि ये बौद्ध साहित्य हैं। ठीक है, धम्मपद निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? संभावना ऐसे भी बनती है प्रश्नों की। तो पढ़ाना 5 मिनट में लेसन में खत्म नहीं करने वाला हूं, आप लोगों को पढ़ा याद करवा के छोड़ने वाला हूं। धम्मपद बौद्ध साहित्य। उपादान, उपादान मिलिंद पनहो, मिलिंद पनहो, दिव्यावदान मिलिंद पनहो, दिव्यावदान मिलिंद पनहो किस प्रकार से हैं भाई? बौद्ध ग्रंथ है। ललित विस्तर, ललित विस्तर जो है ये भी बौद्ध ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। अटकथा, जातक कथा, अटकथाएं व जातक कथाएं ये भी बौद्ध ग्रंथ है। बहुत बार सीटेट में पूछा जा चुका है, बहुत बार एसएससी में पूछा जा चुका है, रेलवे में पूछा जा चुका है, आईएएस में पूछा जा चुका है। बहुत सारी ये बातें हैं, तो ये आपको याद करने लायक हैं, याद करें इनको। ठीक है, बात करें सर से और कमेंट्स करें। क्या है प्रश्न? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आता है कि जातक कथाओं में किसका वर्णन किया गया है? आप लोगों को पता ही है, बुद्ध के पूर्व जन्म की ये कथाएं हैं। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं वापस से इनके बारे में, जो संभावनाएं तलाशते हैं। पहली संभावना ये कि ये कौन सी भाषा से संबंधित हैं। तो मैं पहले इनको बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि पाली भाषा के ग्रंथ, बौद्ध, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य। इनको लिखे रहने दो, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा इनकी, पर ये ध्यान में रखो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं, इनकी अपन चर्चा करेंगे और याद करेंगे। पहले तो आप ये ध्यान में रखें, पाली भाषा के, यह है फर्स्ट प्लान, फर्स्ट माई पी फर्स्ट है याद करवाने का। मेरा प्लान फर्स्ट आप लोगों को इसी टॉपिक को याद करवाने का, कि पहले मैं आपको याद करवाऊंगा कि ये कौन सी भाषा से संबंधित हैं या कौन सी शैली से संबंधित है। तो देखिए,
ये पाली भाषा के साहित्य आप लोगों से अपन बता रहे हैं, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए जातक कथाएं हैं, इनमें से जातक कथाएं पाली भाषा में है। ठीक है, जाके मिलिंद पन्हो जो है वह क्या है, पाली भाषा में है। ठीक है, जाके मिलिंद पन्हो, फिर दीपवंश महावंश, दोनों दीपवंश और महावंश एक साथ याद कर लेंगे, इनको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दीपवंश महावंश, जाके मिली, जातक मिली, दीपवंश महावंश। दीपवंश और महावंश भी किस भाषा में है, पाली भाषा में। अलग अलग इनको पढ़ोगे याद नहीं होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, तो एकदम जिसको कहेंगे ना, आपको एक भी पर्सन अगर आपका छूटा तो जिसको कहते हैं सुरक्षा चक्र टूटा, गलती नहीं होनी चाहिए, अपने को आना चाहिए। दीपवंश महावंश, अटकथा जो भी है यह भी कौन सी में है, पाली भाषा में है। और अटकथा के बाद त्रिपिटक जो है यह भी कौन सी भाषा में है दोस्तों, पाली भाषा में है। याद रखना, क्या बात बता दी मैंने कि पहली संभावना मैंने आप लोगों को बता दी है। नंबर फर्स्ट, पहले आपको याद करना है पाली भाषा के बौद्ध साहित्य। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं, देखिए जातक कथाएं हैं, मिलिंद पन्हो है, दीपवंश, महावंश, अटकथा और त्रिपिटक। आप इनको कुछ अलग हिसाब से बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जाके मिली महाद्वीप में, ठीक है, जाके मिली महाद्वीप, जा मिली महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब महावंश और महाद्वीप, ऐसे पढ़ लें, जा मिली महाद्वीप, अठे पटक पाली। ठीक है, पाली में अठे पटक पाली में जातक मिली, ऐसे बोलो जातक, जा मिली से कंफ्यूज हो जाओगे। जातक मिली महाद्वीप में, अठे पटक पाली में। 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 याद रखेंगे, जातक मिली महाद्वीप में। जातक कथाएं मिलिंद पन्हो, महावंश, दीपवंश। जातक मिली महाद्वीप में, अठे पटक पाली में। अठ कथाएं, अठे पटक का मतलब है अठ कथाएं, और त्रिपिटक जो है वो किसमें है, ये पाली भाषा में है। अब दूसरी बात अपन चर्चा करेंगे संस्कृत भाषा के लेख। ठीक है, ये याद हो गए होंगे, क्या लिखा है बोलिए, देखें मैंने मिटा दिया है इसको। संस्कृत भाषा के कौन कौन से लेख हैं, चर्चा करते हैं, पर्चा पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं, संस्कृत भाषा के बौद्ध साहित्य। संस्कृत भाषा के बौद्ध साहित्य कौन से हैं भाई, संस्कृत भाषा के बौद्ध साहित्य। अब पाली भाषा के बौद्ध साहित्य कौन से हैं, जातक मिली महाद्वीप में, अठे पटक पाली में। अठे पटक, अठ कथाएं, पटक का मतलब त्रिपिटक है, पाली भाषा में। ठीक है, जातक मिली महाद्वीप में। जातक कथाएं हैं, मिलिंद पन्हो है, महावंश है, दीपवंश है। ठीक है, ये कौन सी भाषा में है भाई, दीपवंश, महावंश, ये सब कौन सी भाषा में आ गए, पाली भाषा में। अब संस्कृत भाषा में के लेख कौन कौन से हैं, बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं, तो संस्कृत में महाविभास, महान भाषा है तो महाविभास संस्कृत में, महावस्तु महाविभास किसमें है, महावस्तु महाविभास। देखो दोनों महावस्तु महाविभास, महाभाषा संस्कृत में है, महाभाषा संस्कृत में है। फिर सारीपुत्र बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, ये तीनों, सारीपुत्र बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र बुद्ध चरित्र, और नंबर 7 सौंदरानंद। ये कौन सी भाषा में, ये भी संस्कृत भाषा में है। महावस्तु विभास, सारीपुत्र बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, यह संस्कृत भाषा के ग्रंथ है।
बौद्ध साहित्य हैं अपन ये कहेंगे। तो पहली संभावना, फिर मैं ये बता रहा हूँ आपको, यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा, एक साथ याद करेंगे दोनों पॉइंट को कि पाली भाषा की कौन सी साहित्य हैं और संस्कृत भाषा के कौन से साहित्य हैं। एक और मैंने श्रेणी बनाई है आप लोगों के लिए, वह क्या है, यह भी पूछ लेते हैं कि ये अमुक ग्रंथ गद्य में है या पद्य में है। तो देखिए पद्य भाषा के ग्रंथ है बृहदवंश और उपादान। देखिए पद्य भाषा, पद्य में, गद्य पद्य में भाषा में लिखे गए, पद्य में या पद्य में भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक तो बुद्धवंश और उपादान। कौन कौन से हैं? बुद्धवंश और उपादान, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बुद्धवंश और उपादान एक बार चर्चा कर लीजिए, वापस से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे याद करें। याद ऐसे करें भाई, पहली संभावना क्या है कि कौन से ग्रंथ पाली भाषा में है, कौन से ग्रंथ संस्कृत भाषा में, कौन से ग्रंथ पद्य में है। तो पाली भाषा के ग्रंथ को अपन ने चर्चा की कि जातक मिली महाद्वीप में, अठेपटक पाली में, जातक मिली महाद्वीप में, जातक कथाएं हैं, मिलिंद पनो है, ठीक है, और महावंश है, दीपवंश है। महावंश दीपवंश ये किस में है? पाली भाषा में है। फिर अठेपटक, अठ कथाएं जो हैं वो भी पाली भाषा में है, और अठेपटक का मतलब होता है त्रिपिटक, यह भी पाली भाषा में है। अठेपटक पाली, इतना भी याद रह गया तो कम से कम 2 बात तो याद हो गई कि अठ कथाएं और त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में है, ठीक है। जातक मिली महाद्वीप में, अठेपटक पाली में, ये ध्यान रखना, जातक मिली महाद्वीप में, अठेपटक पाली में। इतनी बात याद होगी तो ऑप्शन में इनमें से 2-3 तो आप लोगों को दया के मिल जाते हैं, जो याद हैं वो मिल जाते हैं, और आप ऑप्शन बेस्ड भी सिलेक्शन करवा सकते हो, सही कर सकते हो आंसर क्वेश्चन को। दूसरी बात, संस्कृत भाषा के महावस्तु महाविभाष सारीपुत्र बुद्ध चरित्र सौंदरानंद, सारीपुत्र बुद्ध चरित्र सौंदरानंद, ये संस्कृत भाषा में, सारीपुत्र बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद ये किस भाषा में है भाई? संस्कृत भाषा में। और पद्य भाषा में कौन से हैं? बुद्धवंश और उपादान, बुद्धवंश और उपादान। तो देखिए यह पहली संभावना, पहला प्लान मेरा था याद करवाने का, याद हो गए होंगे, इनमें से प्रश्न बनते हैं, ऐसे रीड करें, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए आप, अब जो यहाँ पर लिख रखे हैं इनके बारे में एक एक लाइन और आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताता हूँ, वो एग्जाम्स में पूछी जाती है। एग्जाम्स में कैसे पूछी जाती है? आप लोगों से पूछेंगे कि महावस्तु किससे संबंधित है। आप तो ये तो मालूम पड़ गया पहली लाइन को कि ये संस्कृत भाषा में है, मालूम पड़ गया संस्कृत में है, महाविभाष से संस्कृत भाषा में है, महाविभाष से संस्कृत भाषा में है, ठीक है। अब तो इनकी बात मैं और बता देता हूं कि महावस्तु जो है इसमें महात्मा बुद्ध की अद्भुत शक्ति व बोधिस्त्व की प्रतिष्ठा के बारे में वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध की अद्भुत शक्ति व बोधिस्त्व की प्रतिष्ठा में, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है तो आप महात्मा बुद्ध समझ लीजिए वैसे ही। और अद्भुत शक्ति, किसकी अद्भुत शक्ति? महात्मा बुद्ध की अद्भुत शक्ति का वर्णन है महावस्तु में। देखो महावस्तु में महात्मा बुद्ध की अद्भुत शक्ति का वर्णन है, और बोधिस्त्व जो है उसकी उत्कृष्टता, बोधिस्त्व जो है उसकी प्रतिष्ठा का वर्णन इसमें किया गया है। महात्मा बुद्ध की अद्भुत शक्ति और बोधिस्त्व की प्रतिष्ठा का वर्णन किसमें मिलेगा? महावस्तु में। किसमें मिलेगा? महावस्तु में। तो तुलनात्मक अगर प्रश्न आए तो वहां आप ध्यान में रखना, महावस्तु अद्भुत शक्ति बोधिस्त्व की प्रतिष्ठा से संबंधित है। किसकी अद्भुत शक्ति से? महात्मा बुद्ध की अद्भुत शक्ति से संबंधित ग्रंथ है, और यह संस्कृत में रचित है। कौन सी भाषा में रचित है? संस्कृत में रचित है। तो आप ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, महाविभाष। महाविभाष जो है, महाविभाष यह भी महावस्तु का मित्र है, और नाम है वसुमित्र है, संस्कृत में है, और वसुमित्र द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ है। इतना ध्यान रखें, वसुमित्र द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ। किसके द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ है? महाविभाष वसुमित्र, महाविभाष वसुमित्र, महाविभाष वसुमित्र द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ। और कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तो नेक्स्ट अपन चलेंगे दिव्यावदान के बारे में। तो दिव्यावदान क्या है? इसमें दिव्यावदान
दिव्यावदान में किसका वर्णन किया गया, ये आप ध्यान में रखो, परवर्ती मौर्य शासकों से संबंधित है। परवर्ती मौर्य शासकों, दिव्यावदान परवर्ती मौर्य शासकों से संबंधित है। RS मेंस में, IS मेंस में एक 2 नंबर के प्रश्न ये आते हैं। तो दिव्यावदान लिखा गया, तो दिव्यावदान इसका मतलब क्या है, दिव्यावदान जो है वह बौद्ध ग्रंथ है और परवर्ती मौर्य शासकों का इसमें वर्णन किया गया है। परवर्ती मौर्य शासकों का वर्णन किया गया है। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें पुष्यमित्र शुंग का भी वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग का भी वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग का वर्णन, पुष्यमित्र शुंग का वर्णन किसमें है, दिव्यावदान में है। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट लाइन इसकी है, कौन सी, कि अशोक व उसके पुत्र कुणाल का भी वर्णन किया गया। अशोक व कुणाल, कुणाल कौन था, अशोक का पुत्र, ये ध्यान रखना। अशोक व उसके पुत्र कुणाल का भी वर्णन दिव्यावदान में है। तो आप ध्यान में रखेंगे, जब तक आप बिना देखे नहीं अपने आप को सुनोगे, खुद अपने आत्मा से नहीं सुनोगे, तब तक आपको याद नहीं होगा और ऑब्जेक्टिव गलत होने की संभावना बनी रहेगी। HR सर को सुनते रहें, आप लोगों को याद होता रहेगा। रिवीजन मस्ट वरना सब डस्ट। ठीक है, दिव्यावदान में क्या है, तो आप बताएंगे दिव्यावदान है तो बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है। दूसरी बात, बौद्ध साहित्य है। और दिव्यावदान में परवर्ती मौर्य शासकों का वर्णन है, ये भी मेरे को पता है। फिर आप बताएंगे ये जो दिव्यावदान है उसमें पुष्यमित्र शुंग का भी वर्णन है। भाई पुष्यमित्र शुंग का भी इसमें वर्णन किया गया है और अशोक व उसके पुत्र कुणाल के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। यह है दिव्यावदान की बात, आप लोगों ने चर्चा कर ली है। ठीक है, दिव्यावदान। फिर बुद्धवंश, नाम से स्पष्ट है। बुद्धवंश जो है, देखिए बुद्धवंश, क्या खास बात बताई मैंने बुद्धवंश के बारे में, एक लाइन बताई थी कि कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो पद्य में ही है, तो मतलब पद्य भाषा में, गद्य में नहीं है, ये पद्य भाषा में लिखा हुआ है। पद्य भाषा में, पद्य साहित्य है, अपन यूं कह सकते हैं पद्य साहित्य। पद्य साहित्य है कौन सा, बुद्धवंश है। गद्य पद्य संग्रह है, तो पद्य साहित्य है। और उसमें जैसे आप लोगों ने सुना होगा, क्या सुना होगा, कि महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे कौन, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है भाई, प्रथम कौन से थे, ऋषभ देव जी थे। ठीक है, 23वां कौन सा था, पार्श्वनाथ है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 21वां कौन सा था, नेमिनाथ था। 22वां कौन सा था, अरिष्टनेमि था। 23वां कौन सा था, पार्श्वनाथ था। और 24वां कौन सा था, महावीर स्वामी था। पहला कौन सा था, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने याद किए होंगे। तो बुद्धवंश जो है, बुद्धवंश के में क्या है, प्रमुख जो बौद्ध हुए हैं, गौतम बुद्ध व अन्य 24 बुद्धों का वर्णन है इसमें। मतलब गौतम बुद्ध के वंशजों का भी इसमें वर्णन है। इसमें 24 पूर्ववर्ती बुद्धों का वर्णन किया गया है और गौतम बुद्ध की कथा का भी वर्णन किया गया है। क्या बात आ गई, बुद्धवंश में इधर ऊपर लिख देता हूँ 24 पूर्ववर्ती, मतलब आप लोगों ने कल्पना किया कभी 24 बुद्ध भी थे। पूर्ववर्ती बुद्धों की वर्णन किया गया है, बुद्धों का वर्णन। और गौतम बुद्ध की कथा का भी वर्णन है, गौतम बुद्ध की कथा का भी वर्णन इसमें किया गया है। समझ गए, 24 बुद्धों की कथा का वर्णन किसमें है, बुद्धवंश में है। कौन सा साहित्य है, पद्य साहित्य है। पॉइंट टू बी नोटेड। और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास है, याद जो है इसमें अगर नहीं किया तो ये मान लो ये है, एक एक पर्सन यहाँ का इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन की दृष्टि से शामिल, इसलिए ये बातें हैं इसमें। HR सर की क्लास में वही बातें शामिल है जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, डीपली बातें अपन चर्चा कर रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है दीपवंश और महावंश, बड़े इंपॉर्टेंट है, मिटाना पड़ेगा इनको। देखिए दीपवंश और महावंश की चर्चा करता है। दीपवंश और महावंश, पहले तो अपन चर्चा कर लेते हैं दीपवंश की। ठीक है, दीपवंश, क्या खास बात है दीपवंश की, मैं तो आप लोगों को बता दूं कि दीपवंश है और महावंश है, ये दोनों कहां पर लिखे गए, पहले तो आप ध्यान में रखना, श्रीलंका में, श्रीलंका में लिखा गया। और दीपवंश जो है वह 5वीं सदी का प्रमुख बौद्ध साहित्य है। 5वीं सदी का प्रमुख बौद्ध साहित्य है। कौन सा, दीपवंश। दीपवंश और महावंश जो दोनों लिखे गए उसमें
दीपवंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, श्रीलंका से, सॉरी। दीपवंश जो है कौन सी सदी से समझ, दीपवंश और महावंश। महावंश 5वीं सदी का लिखा गया है, दीपवंश और महावंश। यहां लिख लेता हूं महावंश, हाँ ये महावंश हो गया है। तो थोड़ी सी चर्चा इस प्रकार से करेंगे दीपवंश की और महावंश में कि इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन किया गया है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका का इतिहास जो है वो किसमें किया गया है, दीपवंश में श्रीलंका का इतिहास का वर्णन किया गया है। श्रीलंका का इतिहास कहाँ से मिलता है, दीपवंश में। सिंगल द्वीप है तो सिंगल दीपवंश है, तो इसका मतलब श्रीलंका का इतिहास। एक बात ध्यान में रखेंगे, श्रीलंका का इतिहास, ठीक है भाई। कौन सी भाषा में, ये तो आपको बता ही दिया मैंने कि महाद्वीप, तो मतलब संस्कृत भाषा का है, ये भी संस्कृत भाषा का है, ये भी संस्कृत भाषा का है। महावंश भी किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। दीपवंश भी किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। तो आप देखिए श्रीलंका का इतिहास हमें किससे मालूम पड़ेगा, दीपवंश से मालूम पड़ेगा। श्रीलंका को सिंगल द्वीप भी कहते हैं, और सिंगल द्वीप है तो सिंगल द्वीप का इतिहास, श्रीलंका मत पढ़िए इसको, सिंगल द्वीप पढ़िए। और सिंगल द्वीप का इतिहास अपने को कहाँ से मालूम पड़ता है, दीपवंश से प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरी क्या खास बात है दीपवंश की, कि इससे इस बात का भी स्पष्ट प्रमाण मिलता है, इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि अशोक ने भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इंपॉर्टेंट बात है कि जिसने इस बात का कहाँ उल्लेख मिलेगा, दीपवंश। अशोक ने देश से बाहर यानी कि विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। किसमें उल्लेख मिलेगा, दीपवंश में मिलेगा। अशोक ने भारत के बाहर भी यानी कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, इसका उल्लेख हमारे को मिलता है। तो क्या आंसर देंगे, दीपवंश में मिलेगा। कहाँ, दीपवंश में। और श्रीलंका का इतिहास दीपवंश में। श्रीलंका का इतिहास कहाँ से मिलेगा, दीप में। सिंगल द्वीप का इतिहास दीपवंश में मिलेगा। खास बात है इसमें ये बात तो मालूम पड़ती है अपने को कि अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर भी किया, विदेशों में किया। पहली क्लास मैं बता चुका हूँ कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो दूसरी बात ये भी आप लोग ध्यान में रखें कि इनमें धर्म प्रचारकों के नाम की सूची भी इस दीपवंश में मिलेगी आपको, धर्म प्रचारकों के नाम की सूची। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई धर्म प्रचारकों के नामों की सूची या नामों का उल्लेख भी किसमें मिलता है भाई, दीपवंश में मिलता है कि कौन कौन से धर्म प्रचारक कहाँ कहाँ गए, नामों की सूची है इसमें है भाई, दीपवंश में है। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे महावंश की। महावंश की स्थापना महानामा नामक व्यक्ति ने की। महानामा इसका उल्लेख किया गया है। महावंश किसने लिखा है, महानामा ने, 5वीं सदी में। महावंश खूब बार प्रश्न आता है, महावंश महानामा, ठीक है। कौन सी सदी में, 5वीं सदी में इसकी इस साहित्य की रचना की, महावंश में। और महावंश में क्या बात खास लिख रखी है कि इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन किया गया है। श्रीलंका के राजाओं का वर्णन। आप लोगों को श्रीलंका के राजाओं का वर्णन कहाँ पर मिलेगा, श्रीलंका में कौन कौन से राजा हुए, महाराजा। महावंश से महाराजा याद कर लेंगे। तो श्रीलंका के महानामा राजाओं का वर्णन कहाँ पर किया गया है, महावंश में किया गया है। कौन से वंश में किया गया है, महावंश में श्रीलंका के राजाओं का वर्णन किया गया है। कहाँ पर, महावंश में किया गया है। दीपवंश महावंश संस्कृत भाषा के हैं, बौद्ध साहित्य, ठीक है। श्रीलंका के राजाओं का वर्णन किसमें किया गया है, महावंश में किया गया है। और महावंश में एक और बात क्लियर होती है कि ये मगध के राजाओं की क्रमबद्धता की जो सूची है ना, वो इसमें आप लोगों को मिल जाएगी महावंश में। महावंश से एक और बात क्लियर हो रही है, मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची, क्रमबद्धता सूची मगध के राजाओं के महावंश में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगध के राजाओं की
क्रमबद्ध सूची। यार इसमें तो कितनी चीजें क्लियर हो रही है नाम। अब महावंश को महाराजा वंश याद कर सकते हैं, महाराजा वंश ऐसे आप याद कर सकते हैं। महावंश को याद करना है तो कैसे याद करेंगे, महाराजा वंश के हिसाब से याद कर लो। महावंश को महाराजा वंश के कैसे कैसे अब आप कोई भी पूछे आपको कि महावंश के बारे में जानते हो तो यस आई एम नो आई नो, ठीक है। तो क्या जानते हो तो आप लोगों से पूछे कि भाई क्या जानते हो, अरे महावंश को महाराजा वंश पढ़ो पहली बात। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे यह फायदा होगा कि जो महावंश है, पहली बात तो ये इससे क्लियर होगी कि महाराजाओं का उल्लेख है इसमें। इसका उल्लेख है महाराजाओं का। और आपको पता है दीप महावंश जो है उसकी रचना श्रीलंका में की गई, संस्कृत भाषा में की गई। तो श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है, एक तो किसका वर्णन है, श्रीलंकाओं के महाराजाओं का वर्णन किसमें है, महावंश में है। तो दूसरी बात क्या कि दूसरी बात ये इसमें मगध के राजाओं का भी वर्णन है। क्रमबद्धता सूची है मगध के राजाओं की। मगध में कौन कौन से राजा हुए आपको पता है। मगध में अशोक थे, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। और वहाँ उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो बौद्ध धर्म के अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार की सूचना श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसकी सूचना भी किससे मिलती है, महावंश से मिलती है। इसको महाराजा वंश भी आप ध्यान में रखें कि क्या लिखेंगे, श्रीलंका में अशोक ने, श्रीलंका में अशोक महान ने, अशोक नहीं कहूंगा, अशोक महान ने क्या की भाई, क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। यह बात, इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है, महावंश में मिलता है। किसमें मिलता है, महावंश में मिलता है। धर्म प्रचार, ये देखो यहाँ पर अशोक ने देश के बाहर विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उनका उसकी सूचना अपने को कहाँ मिलेगी, दीपवंश में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, दीपवंश में। लेकिन श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, इसकी सूचना हमें कहाँ मिलेगी भाई, महावंश में मिलेगी। महावंश महाराजाओं से संबंधित है, याद रखना। महावंश किससे संबंधित है, महाराजाओं से संबंधित है। तो दीपवंश, महावंश, ठीक है। इसके अलावा और कौन से पॉइंट अपन ने रीड किए दीपवंश में महावंश के अलावा, धम्मपद एक और उल्लेख अपन ने किया हुआ था यहाँ पर। धम्मपद बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट देखिए, धम्मपद। धम्मपद क्या है, धम्मपद तो आप लोग ये ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। धम्मपद, इसको बौद्ध धर्म की गीता कहता है। इसे बौद्ध बौद्ध धर्म की गीता भी कहते हैं। बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं, धम्मपद को कहते हैं। इसे बौद्ध धर्म की गीता भी कहते हैं। किसको कहते हैं, बौद्ध धर्म की गीता, धम्मपद को कहते हैं। याद हो गया होगा। नेक्स्ट अपन पर्सन रीड करेंगे, उपादान। तो मैंने ये कहा था उपादान भी क्या है, पद में है। उपादान यह भी पद में है। बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं, धम्मपद को कहते हैं। इसको कहते हैं धम्मपद को। नेक्स्ट देखेंगे, उपादान। उपादान क्या है, उपादान के बारे में क्या वर्णन किया गया है। तो मैंने ये कहा था कि ये भी पद्य में लिखा गया साहित्य है, पद्य रचना है। उपादान भी पद्य रचना। और कौन सी है, बौद्धवंश। बुद्धवंश भी पद्य रचना है, उपादान भी पद्य रचना है। तो पहली लाइन तो क्या हो गई, उपादान यह है पद्य रचना। किस प्रकार की रचना है, पद्य रचना है। उपादान किस प्रकार की रचना है, पद्य रचना है। और दूसरी खास बात क्या है, उपादान में विशिष्ट बौद्धों के चरित्रों का वर्णन है, बौद्ध चरित्रों का वर्णन है। आप इसमें ध्यान रखिए, विशिष्ट बौद्ध चरित्रों का वर्णन है। विशिष्ट बौद्ध चरित्रों या चरित्रों को भी एक ही बात है, बौद्ध चरित्रों का वर्णन है, ठीक है। विशिष्ट बौद्ध चरित्रों का वर्णन किसमें है, उपादान में है। नेक्स्ट जो है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मिलिंद पन्हो जो है उसमें दो के बीच बौद्ध जो साहित्य हैं उनके ऊपर, बौद्ध मत के ऊपर जो विचार विमर्श हुए उनका वर्णन है। बौद्ध मत पर विचार विमर्श का वर्णन है। किन किन के बीच बौद्ध मत पर डिस्कशन हुआ था, बौद्ध मत पर, मिलिंद पन्हो में इसका उल्लेख है। किन किन के बीच हुआ था, मिलिंद और नागसेन के बीच। देखिए
मिलिंद व नागसेन के बीच, यह है क्या है, मिलिंद बनों में मिलिंद है और दूसरा है इसमें नागसेन। ठीक है, मिलिंद व नागसेन, इन दोनों के बीच में किसका, दोनों के बीच बौद्ध जो धम्म था, बौद्ध धम्म जो था या बौद्ध मत जो था, उसके ऊपर वार्तालाप की उन्होंने, उनका वर्णन है। बौद्ध मत पर वार्तालाप, बौद्ध मत पर वार्तालाप का उल्लेख है, वार्तालाप का उल्लेख है। ठीक है, अब मिलिंद कौन था, नागसेन। नागसेन ने यह रचना की थी, मिलिंद बनों की रचनाकार कौन है, नागसेन। नागसेन कृत, ये कई बार प्रश्न आता है, मिलिंद बनों के लेखक या रचनाकार कौन है, तो नागसेन है। मिलिंद नाग से मिलो कभी, नागसेन, मिलिंद बनों नागसेन। ठीक है, मिलिंद जो था इसको मिनेंडर के नाम से भी जानते हैं, और मिनेंडर जो था वो क्या था, यूनानी शासक। यूनानी शासक जो था इसको बैक्टीरिया शासक भी कहते हैं, बैक्टीरिया शासक, बैक्टीरिया शासक। ठीक है, बैक्टीरिया शासक या यूनानी शासक था मिनेंडर या मिलिंद। उनके व नागसेन के बीच में बौद्ध मत के ऊपर विचारों का विचार विमर्श जो है उनके बारे में इसमें वर्णन कर रखा है, इसमें मिलिंद पन्हों में। आगे बात समझ में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अब अपन चलते हैं ललित विस्तार और अटकथा और जातक कथाएं, ये तीनों बातें अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास आप लोगों को अगली क्लास में आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। किसके बारे में, ललित विस्तार, अटकथा और जातक कथाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखते रहिए HR सर की क्लासेस। थैंक यू।